नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस बाय आकाश में। आज की इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। आपके जितने भी एग्जाम हैं, वन डे एग्जाम सभी के लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बनेंगे, उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस क्लास की खास बात यह है कि इसमें जीएस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी से प्रश्न दिए गए हैं और ये सभी प्रश्न एग्जामों में पूछे गए हैं और पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ये था हमारा 117 नंबर का क्लास जिसे आप लोगों ने देख लिया होगा। आज के क्लास में हम लोग 118 नंबर के क्लास को कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये रहा हमारा 118 नंबर का क्लास। तो यहाँ पे आ चुका है हमारा 118 नंबर का क्लास। तो अब देखते हैं, पहला प्रश्न ये आ चुका है हिस्ट्री से और ये एग्जाम में पूछा गया है कि वेद का कौन अंग जटिल शब्दों के अर्थ और व्याख्या के लिए जाना जाता है। तो देखिए, वेद का जो अंग होता है, सबसे पहले यही हम लोग पढ़ेंगे। वेद का जो अंग होता है उसे वेदांग कहते हैं। वेद का जो अंग होता है उसे वेदांग कहते हैं। वेदांग की संख्या कितनी होती है? ये 6 होती है। यानी कि वेद के अंग कितने हैं? 6 वेद के अंग होते हैं। कौन कौन से यहाँ पे नोट करेंगे। तो देखिए, शिक्षा, पहले इसका जवाब लिख लीजिए। हाँ, वेद के जटिल शब्दों और अर्थ की व्याख्या के लिए कौन सा जाना जाता है? इसे हम लोग कहते हैं निरुक्ति। क्या कहते हैं? निरुक्ति कहते हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका आंसर, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा निरुक्ति। ठीक, आंसर इसका क्या हो जाएगा? निरुक्ति हो जाएगा। ये वेदांग एक वेदांग है जो जटिल शब्दों के अर्थ और व्याख्या के लिए जाना जाता है। ठीक, तो इसी तरह से और भी 6 वेदांग हैं। जैसे एक हो गया आपका शिक्षा हो गया, एक हो गया आपका शिक्षा हो गया, एक हो गया आपका कल्प, शिक्षा, कल्प। उसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे, एक हो गया शिक्षा, दूसरा आप लोग याद रखेंगे कल्प, तीसरा याद रखेंगे व्याकरण, व्याकरण, कल्प, व्याकरण। फिर एक और आप लोग याद रखेंगे जिसे हम लोग कहते हैं, यहाँ पे नोट कर लेते हैं, 3 4 हो। चौथा आप लोग को याद रखना है छंद, व्याकरण, छंद हो गया। फिर उसके बाद एक है आपका ज्योतिष, ज्योतिष और ज्योतिष के बारे में भी आप लोग याद रखेंगे, ये भी एक वेदांग है। और एक आप लोग कल्प के सॉरी निरुक्ति, निरुक्ति के बारे में भी 5वां हो गया आपका, 6ठा हो गया आपका निरुक्ति। इसके बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसमें सभी चीजों में किस चीज की व्याख्या है, आइए चलिए देखते हैं। देखिए, शिक्षा का क्या अर्थ है, मतलब शिक्षा जो वेदांग है ये हमें क्या सिखाता है? ये हमें वेदों का शुद्ध उच्चारण सिखाता है। क्या सिखाता है? शुद्ध उच्चारण सिखाता है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। शिक्षा में वेदों का शुद्ध उच्चारण सिखाता है। कल्प क्या है? कल्प में धार्मिक नियमों के बारे में बताया गया। धार्मिक धार्मिक जो विधि विधान होते हैं, धार्मिक नियमों या फिर उनकी जो विधियां होती हैं, इनके बारे में बताया गया। धार्मिक नियमों के बारे में कल्प में बताया गया है। देखिए, यहाँ पे वेद के निरुक्ति के बारे में पूछ रहा है कि जो जटिल शब्दों के अर्थ और व्याख्या के लिए जाना जाता है, तो हो सकता है इन सभी के बारे में भी पूछे, तो इसी वजह से इन्हें ध्यान रखना जरूरी है। और व्याकरण क्या बताता है? ये हमें भाषा का नियम सिखाता है। क्या सिखाता है? भाषा, भाषा का नियम। आप लोग व्याकरण पढ़ते हैं, उसमें क्या बताया जाता है? भाषा का नियम ही तो बताया जाता है, कौन सी चीजें क्या होती हैं, और भाषा का नियम इसमें आप लोग ध्यान रखेंगे। और छंद में आप लोग को ध्यान रखना है, इसमें मंत्रों को क्या काव्यात्मक करना बताया जाता है। मंत्रों को वेद में जो मंत्र होते हैं इनका काव्यात्मक स्वरूप बताया जाता है। काव्यात्मक स्वरूप बताया जाता है वेद के जो मंत्र होते हैं। दो ज्योतिष में क्या होता है? इसमें होता है खगोल विज्ञान के बारे में बताया जाता है। खगोल विज्ञान के बारे में इसमें वर्णन है या फिर इसमें चर्चा होती है खगोल विज्ञान के बारे में। और निरुक्ति के बारे में जो वेदों में कठिन शब्द हैं उनके, वेदों में जो कठिन शब्द हैं उनके व्याख्या के लिए ये जानी जाती है। ठीक, निरुक्ति। तो इतनी चीजें आप लोग को याद रखना है। यहाँ से देखिए, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि वेद का कौन सा अंग जटिल शब्दों और व्याख्या के लिए जाना जाता है। ठीक, ये हिस्ट्री में प्रश्न एग्जाम में पूछा गया। अब ये है वेद का अंग जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वेदांग। ये होते हैं 6। इसमें से एक के बारे में एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग बताइए क्या इनमें से 6 में से किसी के बारे में कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है? तो वेदांग कितने होते हैं? 6।
हमने बताया कौन कौन से शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्ति होते हैं। तो शिक्षा शिक्षा क्या सिखाता है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ये शुद्ध उच्चारण सिखाता है। कल्प क्या कहता है, धार्मिक नियमों के बारे में बताता है। व्याकरण क्या कहता है, भाषा का नियम हमें सिखाता है। और छंद क्या है, इसमें मंत्रों को काव्यात्मक व्याख्या ये सिखाता है। और ज्योतिष क्या सिखाता है, खगोल विज्ञान सिखाता है। और निरुक्ति क्या है, निरुक्ति ये कठिन शब्दों की व्याख्या करना बताता है। ठीक, वेदों में आए जो जटिल शब्द हैं या फिर कठिन शब्द हैं उनकी व्याख्या करना बताता है। आपके एग्जाम में ये पूछा गया है। तो आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से और भी प्रश्न है। डुमहल नृत्य शैली कहाँ से संबंधित है, तो ये स्टैटिक से इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। डुमहल, तो इसे दमहल भी बोलते हैं, कभी कभी इसे दमहल बोलते हैं। दमहल पूछ ले या फिर पूछ ले रऊफ, रऊफ नृत्य, रऊफ नृत्य ये कहाँ का है, तो आप लोग बताएंगे ये आपके जम्मू कश्मीर का है। कहाँ का है, जम्मू जम्मू कश्मीर का है। ठीक, जम्मू कश्मीर का है। अब जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न आइए चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए जम्मू कश्मीर से क्या क्या चीजें बन सकती हैं आपके एग्जाम के लिए जो ज्यादा पूछी गई हैं, वो भी चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद, पहले आप लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 370 ये कहाँ पे लगा था, जम्मू कश्मीर में लगा था, लेकिन इसे निरस्त कर दिया गया, आंशिक रूप से यहाँ पे हटाया गया। तो वो कहाँ पे, अनुच्छेद 370 निरस्त कब हुआ, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये 2019 में यहाँ से हटाया गया। ठीक है, कब, 2019 में। अगला प्रश्न आप लोग को ये याद रखना है कि ये केंद्र शासित प्रदेश कब बना, तो आप लोग को ये इसका डेट भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये 31 अक्टूबर 2019 को ये केंद्र शासित प्रदेश बना। ठीक है, ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि दाची ग्राम नेशनल पार्क कहाँ पे है, दाची ग्राम नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो आप लोग बताएंगे ये भाई जम्मू कश्मीर में है। दूसरा चीज आपसे पूछे कि अगर पूछे कि शालीमार बाग कहाँ पे है, शालीमार बाग, या फिर आपसे पूछे कि निशांत बाग कहाँ पे है, निशांत बाग कहाँ पे है, तो ये सभी जम्मू कश्मीर में स्थित है जिसके बारे में पूछा जाता है। डल झील भी पूछा जाता है, कहाँ पे है, डल झील भी कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। श्रीनगर इसकी राजधानी है। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसके बारे में आप लोग को याद रखना है। तो चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। दमहल नृत्य शैली कहाँ से संबंधित है, डुमहल पूछे या फिर दमहल पूछे, ये या फिर रऊफ पूछे, ये नृत्य कहाँ के हैं, ये जम्मू कश्मीर राज्य के हैं। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखना है। और जम्मू कश्मीर से धारा 370 निरस्त कब हुआ, 2019 में हटाया गया। यूटी कब बना, ये संघ राज्य क्षेत्र कब बना, तो ये 31 अक्टूबर 2019 को इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों को। और बात करते हैं दाची ग्राम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में। शालीग्राम बाग कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। निशांत बाग कहाँ पे है, एग्जाम में पूछे गए हैं, ये जम्मू कश्मीर में है। डल झील कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आ चुका है साइंस से। क्या कह रहा है, साइंस से प्रश्न है। अब यहाँ पे हम लोग मानव का सामान्य तापमान होता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, मानव का सामान्य ताप कितना होता है। और इस प्रश्न से हम लोग मानव के ताप से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में आज तक पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है उसे पढ़ने वाले हैं। तो मानव का जो ताप होता है सामान्य, वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ज्यादातर ऑप्शन में फ़ारेनहाइट का ऑप्शन मिलता है या फिर 37 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में ऑप्शन दे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये बच्चों को पता है, इस वजह से डिग्री सेल्सियस अब कम देता है, ज्यादातर डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर केल्विन में देता है। तो केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन मानव का सामान्य ताप होता है। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अब मानव शरीर के तापमान के बारे में थोड़ी चीजें जो साइंस से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर में ताप नियंत्रण करने का काम मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है, मानव शरीर में ताप नियंत्रण करने का काम मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है, तो ये करता है हाइपोथैलेमस। कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखना है। मानव शरीर के ताप नियंत्रण का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है।
अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर का जो ताप है वो कम हो जाए तब इसे क्या कहा जाता है मेडिकल लैंग्वेज में, तो इसे कहा जाता है हाइपोथर्मिया। क्या कहता है, कहते हैं हाइपोथर्मिया कहते हैं, ठीक, इसे हाइपोथर्मिया बोलते हैं। अगर मानव शरीर का जो सामान्य ताप है उससे मानव शरीर का जो ताप है वो अधिक हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसे कहते हैं हाइपरथर्मिया। क्या कहते हैं इसे, जो सामान्य ताप से ताप अधिक हो जाए तो उसको हाइपरथर्मिया बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सामान्य भाषा में, इसे हम लोग क्या कहते हैं बुखार। क्या कहते हैं, बुखार हो गया। कितना डिग्री सेल्सियस, तो 110 डिग्री सेल्सियस ऐसे बताते हैं। 110 डिग्री सेल्सियस में आदमी मीट बन जाएगा, आदमी ही नहीं रहेगा, वो डिग्री फॉरेनहाइट होता है, ठीक। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। तो मानव का सामान्य तापमान कितना होता है, हमने बताया 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होता है, ठीक है। और डिग्री सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में पूछे 310 केल्विन होता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ताप नियंत्रण मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस करता है, और अगर सामान्य ताप से ताप कम हो जाए तो इसको हाइपोथर्मिया बोलते हैं। अगर सामान्य ताप से ताप अधिक हो जाए तो उसको बुखार बोलते हैं। इसी तरह ब्लड प्रेशर में पूछता है, हाई ब्लड प्रेशर को क्या कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरथर्मस बोलते हैं, और लो ब्लड प्रेशर को हाइपोथर्मस बोलते हैं, ठीक। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका रिवीजन तो हो चुका है, तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ इसी तरह के और भी क्लास पाने के लिए जुड़ेंगे। ये प्रश्न जो है ये पॉलिटी से तो है, लेकिन ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। लेकिन इसमें एक चीज गड़बड़ है मेरे हिसाब से। इसमें गड़बड़ क्या है कि संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब जोड़े गए। तो यहाँ पे लोकतांत्रिक गणराज्य नहीं होना चाहिए। लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द जो है वो हमारे संविधान में पहले से ही था, जबकि संविधान में कौन कौन से शब्द जोड़े गए, हमारे प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे। क्या जोड़े गए थे, अखंडता शब्द जोड़ा गया था। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। और जबकि इसको कब जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन यही था 42वां संविधान संशोधन 1976। तो ये बात सही है, 42वां संविधान संशोधन में 1976 में जोड़ा गया था, लेकिन समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया, ठीक। ये बातें आप लोग को याद रखना है। आइए चलिए देखिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसको क्या कहता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बताया जा रहा है आप लोग को, क्योंकि ये कभी कभी ऑप्शन में इंग्लिश वाला ही देता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लघु संविधान। मिनी मतलब लघु, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या, संविधान। इसको लघु संविधान भी बोलते हैं इस संविधान संशोधन को। आइए समझते हैं क्यों इसे लघु संविधान बोलते हैं। क्योंकि हमारे जो संविधान में पहले क्या था, शिक्षा था। आप लोग जानते हैं, कहेंगे हाँ शिक्षा था, तो वन था। आप लोग कहेंगे हाँ था, तो वन्य जीव था, आप लोग कहेंगे हाँ था, तो और नापतोल था। क्या था, नापतोल था। तो इसको क्या किया गया, नापतोल, इन चारों को क्या किया गया, ये पहले राज्य सूची में था, ये राज्य सूची का विषय था, ठीक। आप लोग को राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र सूची बताया जाता है ना, ये पहले राज्य सूची का विषय था। इसको इसमें से निकाल करके समवर्ती सूची में कर दिया गया। किस सूची में, समवर्ती सूची में कर दिया गया, ठीक। इस वजह से ये आप लोग ध्यान रखेंगे। एक काम तो ये किया गया, पहला काम लिखिए। दूसरा काम यहाँ पे समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को संविधान में जोड़ा गया। तीसरा काम आप लोग लिखेंगे कि इसी के तहत ही 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही हमारे संविधान में पहले मौलिक कर्तव्य नहीं था, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जिसे भाग 4 के भाग 4 के क में रखा गया। किसमें, भाग 4 के क में रखा गया। और इसी के तहत हमारे संविधान में क्या जोड़ा गया, तीसरा काम हो गया। चौथा काम आप लोग और याद रखेंगे, डीपीएसपी
जिसे राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत कहते हैं आप लोग। और इसमें अनुच्छेद अनुच्छेद 39 का क जुड़ा, इसमें 39 का क जुड़ा, अनुच्छेद 43 का क जुड़ा, और इसी के तहत ही अनुच्छेद डीपीएसपी में अनुच्छेद 48 का क जोड़ा गया। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जोड़ी गई थी, लेकिन जो प्रमुख है आप लोग को बताया गया, जो एग्जाम में ज्यादा टपकता है वो आप लोग को बताया गया। ठीक है, तो देखिए पॉलिटी से कितना बेहतरीन प्रश्न था। चलिए इसको समझते हुए आगे चलते हैं, इसमें बढ़ते हैं। संविधान संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़े गए हैं? तो ये जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, जिसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं या फिर इसे लघु संविधान भी बोलते हैं। इसके तहत और भी कौन कौन से काम किए गए? शिक्षा को, वन को, वन्यजीव को और नापतोल को। ये पहले राज्य सूची का विषय था, इसको हटा करके समवर्ती सूची में रखा गया। मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया भाग 4 का क या फिर अनुच्छेद 51 का ए, ये हमारे संविधान में जोड़ा गया। और चौथा काम किया गया डीपीएसपी में अनुच्छेद 39 का क, 43 का क और 48 का क जोड़ा गया डीपीएसपी में। ठीक, इतनी बातें आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये चीजें आप लोग को इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ने को मिलेंगी, या आप डीप में पढ़ेंगे तो, और ये चीजें आप लोग को या फिर स्टैटिक से आप लोग पढ़ सकते हैं। जो सर्वेक्षण संस्थान वगैरह होते हैं, इन सभी को सर्वेक्षण संस्थान या फिर अनुसंधान संस्थान, ये सभी आपको उसमें पढ़ने को मिलेंगे, स्टैटिक में पढ़ने को मिलेंगे, या फिर मैं पढ़ाऊंगा, आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये कहाँ पे है? कोलकाता में है। कोलकाता में। यहाँ से बाबू 3 बातें याद रखना। पहली बात तो ये कोलकाता में है, दूसरी बात तो इसकी स्थापना 1951 में हुई थी, और यहाँ पे तीसरी बात आप लोग को याद रखना है कि इसके हेड कौन है या फिर इसके महानिदेशक कौन है। तो इसके महानिदेशक आसित शाह हैं। कौन? आसित शाह। ये 3 चीजें आपसे पूछ सकती है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट संस्था है। अगर आपसे एक चीजों के बारे में आप लोग को ये याद रखना है, अगर आपसे पूछे कि भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण शैक्षणिक संस्थान कहाँ पे है, तो देखिए अगर आपसे पूछे कि भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण शैक्षणिक संस्थान, यहाँ पे शैक्षणिक, अगर अगर प्रशिक्षण संस्थान के बारे में पूछे, प्रशिक्षण संस्थान ये कहाँ पे स्थित है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ये प्रश्न, तो ये स्थित है हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में स्थित है। और दूसरी बात आप लोग को यही याद रखना है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में। और एक चीज और हैदराबाद से आप लोग को याद रखना है कि परमाणु ईंधन संकुल कहाँ पे स्थित है? भारत में परमाणु ईंधन संकुल कहाँ पे स्थित है? इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं, तो बच्चे कहते हैं ये आया कहाँ से? ये तो हमने कभी नहीं पढ़ा है, आउट ऑफ सिलेबस आया है। तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, आप लोग को जीएस में इतना तो पता होना चाहिए। अब 2026 चल रहा है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये भी हैदराबाद में स्थित है। और आप लोग कहेंगे परमाणु ईंधन संकुल क्या है, तो मैं बता देता हूँ आप लोग को। ये एक ऐसी आप लोग कह सकते हैं, ऐसा संगठन है, आप लोग को ऐसा समझ सकते हैं, जहां पर जो परमाणु ईंधन निकाले जाते हैं खदानों से खोद करके, जो यूरेनियम वगैरह निकाले जाते हैं, उनको परमाणु ईंधन संकुल में ले जाया जाता है, और उनको विस्फोट करने के लायक या फिर उन्हें उपयोग करने के लायक बनाया जाता है। उनको छोटी छोटी गोली बनाई जाती है। ऐसा नहीं कि यूरेनियम खोद कर लाए, माचिस लगा करके जला दिए तुरंत, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये परमाणु ईंधन संकुल में क्या किया जाता है, उसकी छोटी छोटी गोली बनाई जाती है, गोलियों का बंडल बनाया जाता है, फिर जो भी आपके परमाणु रिएक्टर होते हैं या फिर क्या बोलते हैं बिजली घर होते हैं, वहां पे भेजे जाते हैं। ठीक है, तो परमाणु ईंधन संकुल ये काम करता है, और ये हैदराबाद में स्थित है। तो है ना ये इंपॉर्टेंट संस्था, तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। तो देखिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का हेडक्वार्टर पूछा है, तो वो कोलकाता में है। भूवैज्ञानिक में जो सर्वेक्षण करेगा वो कोलकाता में है। 1951 में इसकी स्थापना हुई है, और हेड इसके आसित शाह हैं। ये करंट अफेयर से पूछे जाएंगे।
और भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान पूछे कहाँ पे है, तो हैदराबाद में है। ये एग्जाम में पूछा भी गया है, 1976 में इसकी स्थापना हुई है। परमाणु ईंधन संकुल ये हैदराबाद में स्थित है। ठीक, तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर कोई प्रश्न आप लोग को कठिन लगे या फिर आप लोग उसे याद ना कर पाए तो कोई बात नहीं है, लगातार क्लास में बने रहें, लगातार पढ़ते रहें, तो आप लोग को वो चीज़ें आप लोग को बिना याद किए वो आपके माइंड में फीड होती रहेंगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो चीज़ें देखता है वो अपने उसका कुछ अंश अपने अंदर सेव कर लेता है। तो ऐसे थोड़ा-थोड़ा अंश सेव करते-करते एक दिन सब आपको याद हो जाएगा 2-3 महीने में। तो आगे बढ़ते हैं। 2024 में पैरालंपिक की मेजबानी किस देश ने की? तो देखिए 2024 में यहाँ पे पैरालंपिक की बात करता है, जो दिव्यांग लोग खेलते हैं, जिन्हें दुनिया कहती है कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, वो लोग दुनिया को दिखाते हैं कि हमसे सब कुछ हो पाएगा, हम कुछ भी कर सकते हैं। वो लोग इसमें खेलते हैं जिनके इरादे बुलंद होते हैं, ठीक ना? जहाँ पे ओलंपिक होता है या फिर जो दिव्यांग नहीं होते उनका खेल जहाँ पे होता है उसी शहर में उसी के ठीक बाद ये पैरा ओलंपिक की मेजबानी की जाती है, ठीक ना? तो ये पेरिस फ्रांस में हुआ था। कहाँ पे? पेरिस पेरिस फ्रांस में इसका मेजबानी हुआ। ये बातें आप लोग को याद रखना है। पेरिस फ्रांस में मेजबानी हुआ और इसमें 2-4 चीज़ें आप लोग को याद रखना है जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसका आयोजन 4 साल में एक बार होता है और चारों जब तक हो ना जाए तब तक इसके बारे में पूछता रहता है। तो सबसे पहले इसके उद्घाटन में ध्वजवाहक कौन थे, यही लिख लीजिए। तो उद्घाटन में इसके उद्घाटन कार्यक्रम में जो ध्वजवाहक कौन थे, उद्घाटन कार्यक्रम के भी ध्वजवाहक होते हैं और समापन कार्यक्रम के ध्वजवाहक होते हैं। तो और ये एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। इसमें सुमित अंतिल थी। कौन? सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। सुमित अंतिल यहाँ पे नोट करते हैं दोस्त, यहाँ पे देख लेना। भाग्यश्री भाग्यश्री जाधव थी, ठीक ना? ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये दोनों लोग क्या किए थे? इसके उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे, ठीक ना? इसका शुभंकर ध्यान रखना क्योंकि ये सभी चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती हैं। शुभंकर ये फ्रिज था। क्या नाम था शुभंकर का? फ्रिज नाम था। और इसमें भारत पदक कितना जीता? तो भारत का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है। इसमें भारत कुल 29 पदक जीते। कितना? 29 पदक जीते। जबकि पदक तालिका में शीर्ष कौन सी है? जो देश सबसे ज्यादा पदक जीतता है वो पदक तालिका में शीर्ष पे रहता है। तो प्रथम स्थान चीन का रहा है क्योंकि ये सबसे ज्यादा पदक जीता है। तो ये भी चीजें पूछ सकता है, तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। तो 2024 में पैरालंपिक की मेजबानी किस देश ने किया था? पेरिस फ्रांस ने किया था। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ओलंपिक की भी मेजबानी 2024 वाला पेरिस फ्रांस ही करेगा। अगला प्रश्न है, उद्घाटन में ध्वजवाहक कौन थे? सुमित अंतल और भाग्यश्री जाधव थे। शुभंकर इसका फ्रिज था और भारत ने कुल 29 पदक जीते थे इसमें। और प्रथम स्थान इसमें चीन का है पदक तालिका में क्योंकि इसने सबसे ज्यादा पदक जीते। अगला प्रश्न है कि 2018 में सुभाष चंद्र बोस के नाम पर किस अंडमान द्वीप का नामकरण किया गया? तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब इसमें हम लोग ऐसे प्रश्नों को पढ़ेंगे जिनके नाम बदले गए। जैसे हमारे देश में कुछ सड़कें होती हैं, कुछ स्टेडियम वगैरह होते हैं या फिर कुछ विश्व विरासत स्थल होते हैं, मतलब कुछ भी होते हैं, मतलब सड़क, गांव या फिर शहर कुछ भी हो उसका नाम बदल करके रख दिया जाता है दूसरा कुछ नाम, तो उसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, तो एक द्वीप था जिसका नाम अब हो चुका है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, और वो अंडमान द्वीप का एक द्वीप था। तो इसके बारे में एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाता है। तो इसका नाम कौन सा द्वीप था जिसका नाम बदला गया? तो रॉस द्वीप का नाम बदला गया, ठीक। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप हो चुका है। इसी तरह से और भी द्वीपों से संबंधित कुछ प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि नील द्वीप का नाम बदल करके क्या रखा गया, तो इसे कर दिया गया शहीद द्वीप। नील द्वीप का नाम बदल करके शहीदों के सम्मान में शहीद द्वीप रख दिया गया। चलिए, अच्छी बात है। फिर एक था हैवलॉक द्वीप। क्या था? हैवलॉक द्वीप। तो हैवलॉक द्वीप जो था इसका नाम बदल करके कर दिया गया स्वराज द्वीप, ठीक है, स्वराज द्वीप। चलिए, ये भी बात सही है, कर दिया गया।
अगला चीज आप लोग को ध्यान रखना है, फैजाबाद का नाम। फैजाबाद एक शहर था, एक जिला था उत्तर प्रदेश का, या फिर शहर समझ लीजिए, उसका नाम बदल करके अयोध्या कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अयोध्या कर दिया गया। पूरा फिर अयोध्या नहीं, अयोध्या जहाँ पे राम आएंगे, ठीक है, इसका अयोध्या कर दिया गया। ठीक है। अब औरंगाबाद एक शहर था महाराष्ट्र का, जिला था औरंगा 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 औरंगाबाद। अब औरंगाबाद का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, इसका नाम बदल के छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया। छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया। ये भी चीजें आप लोग को याद रखना है। राजपथ, दिल्ली में राजपथ जो था, राजपथ, इसका नाम बदल करके क्या किया गया, कर्तव्य पथ कर दिया गया। क्या कर दिया गया? कर्तव्य पथ कर दिया गया। ये सभी चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। आइए चलिए एक दो यहाँ पे लिख लेंगे। एक है औरंगजेब रोड औरंगजेब औरंगजेब रोड, इसका नाम बदल करके, औरंगजेब रोड का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, एपीजे अब्दुल कलाम रोड कर दिया गया। ठीक, एपीजे अब्दुल एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया, सॉरी अब्दुल कलाम क्या कर दिया गया, अब्दुल कलाम रोड कर दिया गया। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग को याद रखना है, इतनी चीजें आप लोग को याद रखना है। इसके अलावा जो अंडमान निकोबार की राजधानी थी, उसका क्या नाम था, पहले पोर्ट ब्लेयर था, उसका भी नाम बदल करके कुछ और कर दिया गया है। आप लोग बताएंगे क्या किया गया है। 2018 में सुभाष चंद्र बोस के नाम पर किस अंडमान द्वीप का नाम बदला है, तो रॉस द्वीप का नाम बदला और इसे कर दिया गया नील द्वीप, जिसे रॉस द्वीप का नाम बदल करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया। नील द्वीप का नाम बदल करके शहीद द्वीप किया गया। हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप हो गया। फैजाबाद का नाम अयोध्या हो गया। औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर हो गया। और राजपथ का नाम कर्तव्य पथ, औरंगजेब रोड का नाम एपीजे अब्दुल कलाम रोड, सब चीज बदल देंगे। तो ये हो गया। मोटेरा स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया। ये भी बातें आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है, WHO की सदस्यों की कुल संख्या, अंतरराष्ट्रीय संगठन, उसके मुख्यालय, स्थापना, उसमें सदस्य कितने हैं, उसका मतलब उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिस विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसके सदस्यों के बारे में पूछा जा रहा है। तो 194 इसमें सदस्य देश हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसकी WHO की बात करें, इस WHO की बात करें, यहाँ पे नोट करें, यहाँ पे इसकी स्थापना बात करें तो 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई। 7 अप्रैल 1948। तो यहाँ से प्रश्न हम लोग इस वजह से पढ़ेंगे क्योंकि अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 7 अप्रैल 1948 को ही, इसी वजह से हम लोग 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं, 7 अप्रैल के दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। ये भी बातें आप लोग को याद रखना है। अगली चीजें, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये जिनेवा में इसका मुख्यालय, कहाँ पे, जिनेवा। जिनेवा कहाँ का एक शहर है, स्विट्जरलैंड की शहर है, जबकि स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। ये भी बातें आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न आप लोग को ये याद रखना है, इसके हेड कौन है, मतलब इसके महानिदेशक, WHO के विश्व स्वास्थ्य संगठन के हेड कौन है, तो डॉक्टर टेड्रोस एडोनोम इसके हेड है। कौन है, टेड्रोस एडहोनोम इसके अध्यक्ष है। इन लोग का नाम थोड़ा सा अजीब ही रहता है, तो आप लोग ऐसे याद रखेंगे। एडहोनोम क्या है, इसके अध्यक्ष हैं। टेड्रोस एडहोनोम, अलग अलग नाम मिलता है। अगर आपसे पूछे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को यहाँ पे याद रखना है कि इसका क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं। यहाँ से प्रश्न अभी तक तो नहीं पूछा जाता है क्षेत्रीय कार्यालय से, लेकिन आप लोग को याद रखना है इसके क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं। 6 क्षेत्रीय इसके कार्यालय हैं। पूरे देश में, पूरे विश्व में 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिसमें साउथ ईस्ट वाले का, जो साउथ ईस्ट एशिया में जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो अपने नई दिल्ली में है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसी वजह से दिल्ली में है। ये बातें आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका रिवीजन करेंगे कि WHO के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, 194। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और 7 अप्रैल के इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है। डॉक्टर टेड्रोस एडोनोम इसके हेड हैं। क्षेत्रीय कार्यालय इसके 6 हैं।
और एक तो साउथ ईस्ट वाला जो है नई दिल्ली में है। इसके अलावा वाशिंगटन डीसी में भी एक इसका है, और मिस्र की राजधानी काहिरा में भी इसका मुख्यालय है, और मनीला में भी इसका क्षेत्रीय कार्यालय है, और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में है। एक तो और कहीं पे है, आप लोग पता लगाएंगे कहाँ पे हैं अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें तो। आगे बढ़ते हैं कि मानव के लिए श्रव्य तरंगे वे होती हैं। तो देखिए श्रव्य तरंगे तरंगे यहाँ पे 3 प्रकार में बांटा गया है सुनने के आधार पे। तो श्रव्य तरंगे वो होती हैं, यहाँ पे पहले इसको नोट करेंगे। तो यहाँ पे तरंगों के बारे में हम आप लोग को बताने वाले हैं। तो देखिए ये श्रव्य तरंगे होती हैं जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती हैं। 20,000 हर्ट्ज के बारे में बीच में होती हैं। इसे मानव क्या कर सकते हैं, मानव सुन सकते हैं। तो ये बातें आप लोग को याद रखना है, इसे मानव सुन सकते हैं। एक होती है आपकी अवश्रव्य तरंगे, एक होता है तो श्रव्य तरंगे पहला हो गया। दूसरा आप लोग को याद रखना है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अवश्रव्य तरंगे बोलते हैं, अवश्रव्य तरंगे बोलते हैं। इसे मानव नहीं सुन सकता। अवश्रव्य तरंगे जिसकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है, इसको मानव नहीं सुन सकता। जबकि कौन सुन सकते हैं, इसको कौन सुन सकता है, ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। इसको हाथी सुन सकता है, हाथी सुन सकता है, गैंडा सुन सकता है, हाथी, गैंडा, और एक जानवर और वेल मछली के बारे में आप लोग जानते हैं, सबसे बड़ा स्तनधारी ये सुन सकती है वेल मछली। और भूकंप में जो तरंगे होती हैं, भूकंप की जो तरंगे होती हैं वो यही तरंगे होती हैं, कौन सी, अवश्रव्य तरंगे होती है। और तीसरा होता है आपका पराश्रव्य तरंगे, कौन सा, पराश्रव्य पराश्रव्य तरंगे। और ये पराश्रव्य तरंगे क्या होती हैं, देखिए पराश्रव्य तरंगे जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है, 20,000 सॉरी पहले हर्ट्ज तो लिख लें, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अब इसको कौन सुन सकता है, ये सुन, यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान रखेंगे, जो पराश्रव्य तरंगों की उपयोग कहाँ पे किया जाता है, इसको सुन कौन सकते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, इसको सुन सकती है, बिल्ली इसको सुन सकती है। और फिर चमगादड़ रात में उड़ने के लिए, चमगादड़ रात में उड़ने के लिए यही पराश्रव्य तरंगे छोड़ती है, और सो से जाती है और फिर छोड़ती है, उसको पता चल जाता है आगे अवरोध है ये पराश्रव्य तरंगों से, और वो तुरंत वहां से मुड़ जाती है। ठीक है, चमगादड़ इसको शायद दिखाई रात में देता है, ठीक। और इसको, और पराश्रव्य तरंगों की उपयोग जो है सोनार में किया जाता है। सोनार आप सभी जानते हैं कहाँ पे उपयोग किया जाता है, पानी के अंदर सोनार में, ईसीजी मशीन में, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसे बोलते हैं, इसमें किया जाता है। और एक यूएसजी मशीन में, यूएसजी क्या होता है, अल्ट्रासोनोग्राम जो आपका अल्ट्रासाउंड वाला मशीन होता है, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। अपने मूल निवासियों द्वारा किस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य को नए माले कहा जाता है। तो ये भी देखिए स्टैटिक प्रश्न यहाँ पे बन सकता है यहाँ से। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है कि अपने मूल निवासियों द्वारा किस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य को नैमाले कहा जाता है। अब देखिए इस प्रश्न से हम लोग महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के प्रश्नों को लपेटेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए नैमाले कहा जाता है सिक्किम को, किसको कहा जाता है, सिक्किम। पहले आप लोग जानते थे कि सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, इसे भारत में मिलाया गया है सिक्किम को। और सिक्किम से संबंधित बहुत सारे प्रश्न स्टैटिक में पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछे कि अगर सिक्किम में फेस्टिवल कौन कौन से मनाए जाते हैं, फेस्टिवल यानी कि त्योहार, तो आप लोग ध्यान रखेंगे लोसांग त्योहार एग्जाम में बहुत पूछता है। और सागा दावा भी पूछे कहाँ पे मनाया जाता है, सागा दावा फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये भी सिक्किम में मनाया जाता है। यहाँ के दर्रे बहुत फेमस हैं जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। एक तो आप लोग ध्यान रखेंगे जयलेपला दर्रा, ये पूछा जाता है, ला मतलब दर्रा ही होता है, और जयलेपला के साथ एक नाथुला दर्रा याद रखेंगे, ये भी एग्जाम में यहाँ सिक्किम से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप सभी जानते हैं भारत की सबसे ऊंची पर्वत, निर्विवादित पर्वत जो है आपकी कंचनजंगा भी यहीं पे स्थित है। कहाँ पे स्थित है कंचनजंगा,
बोले तो सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा पर्वत आपसे पूछे कहाँ पे स्थित है तो आप लोग बताएंगे सिक्किम में स्थित है। चोलामू झील के बारे में एक पूछा जाता है, कहाँ पे स्थित है चोलामू झील, तो ये भी आपके सिक्किम में ही स्थित है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि ये सीमा किस किस भारतीय राज्य से किस किस देश से ये सीमा बनाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे उत्तर की तरफ तो ये बनाता है चीन से सीमा। कहाँ पे? चीन से सीमा। पूर्व की तरफ बनाता है ये सीमा भूटान से, और पश्चिम की तरफ ये सीमा बनाता है नेपाल से। तो ये तीन तीन देशों से ये अपना सीमा बनाता है। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न बना यहाँ पे स्टैटिक जीके से कि अपने मूल निवासियों द्वारा किस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य को नैमाले कहा जाता है, तो हमने बताया सिक्किम को कहा जाता है। फेस्टिवल, यहाँ पे दो फेस्टिवल याद रखेंगे, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, एक लोसांग एक सागा दावा। दर्रा कौन सा है? जलेपला और नाथुला दर्रा, यहाँ के दो दर्रे हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या? और कंचनजंगा पर्वत तो आप सभी को बताएं सिक्किम में ही है, और चोलामू झील भी आपका कहाँ पे? सिक्किम में है। सीमा ये तीन देश से बनाता है, एक तो चीन, नेपाल, भूटान से ये अपना सीमा बनाता है। अगला प्रश्न है बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों के लिए कौन सी समिति थी? तो देखिए यहाँ पे समितियों से संबंधित हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। कुछ समितियां बनाई गई सरकारी कार्यों के लिए या फिर कुछ समस्याओं के समाधान के लिए, और इसके बारे में पूछा जाता है इन समिति के अध्यक्ष कौन थे, क्यों बनाई गई, समितियां कब बनी, तो इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। तो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए, बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों के लिए कौन सी समिति थी? तो ये बहुत ज्यादा फेमस है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। नरसिम्हम समिति का नाम आप लोग याद रखेंगे। नरसिम्हम समिति ये बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए बनाई गई थी। ठीक, इतनी बातें यहाँ से इस प्रश्न से याद रखेंगे। अब इस प्रश्न से हम लोग समितियों के बारे में संबंधित प्रश्न पढ़ते हैं, जो बहुत सारी समितियां बनाई गई थी। अगर आपसे पूछे कि बलवंत राय मेहता समिति एक बनाई थी, इसके बारे में भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। बलवंत राय मेहता समिति अगर आपसे पूछे ये क्यों बनाई गई थी, तो ये किससे संबंधित थी? तो ये पंचायती राज से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? पंचायती राज से संबंधित थी। ये पंचायती राज को त्रिस्तरीय बनाने के लिए ये समिति बनाई गई थी। ये बातें आप लोग को याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट समिति और आप लोग ध्यान रखेंगे, सरकारिया आयोग के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। सरकारिया आयोग के बारे में या फिर पुंछी आयोग, इन दोनों का सेम चीज से संबंधित था। पुंछी सरकारिया आयोग पूछे या फिर पुंछी आयोग पूछे, ये आपसे पूछेगा कि किस चीज से संबंधित था। तो ये संबंधित था आपका केंद्र और राज्य के सुधार से। किससे सुधार से? केंद्र एंड राज्य से संबंधित था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे कि केंद्र और राज्य के बीच में ये संबंधित था। अगला प्रश्न है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुरेश, इकोनॉमी में बहुत ज्यादा ये प्रश्न पूछा जाता है। सुरेश तेंदुलकर समिति की बात करें, सुरेश तेंदुलकर समिति की बात करें, या फिर आपसे पूछ ले एक और डीटी लकड़वाला समिति के बारे में, डीटी लकड़वाला समिति किससे संबंधित था, या फिर आपसे पूछ ले कि रंगराजन समिति ये किससे संबंधित था। तो ये तीनों जो समितियां हैं ये आप लोग को ध्यान रखना है। ये तीनों समितियां गरीबी के निवारण के लिए भारत में बनाई गई थी, और इकोनॉमी से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इकोनॉमी की दृष्टि से कई बार पूछा गया है। सुरेश तेंदुलकर समिति पूछा गया है, डीटी लकड़वाला समिति पूछा गया है, और रंगराजन समिति कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इतनी बातें इससे याद रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करेंगे कि बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों के लिए कौन सी समिति थी? तो नरसिम्हम समिति थी, जो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए बनाई गई थी। और बलवंत राय मेहता समिति की बात करें, ये पंचायती राज को त्रिस्तरीय बनाने के लिए बनाया गया था। कई बार ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये केंद्र राज्य के संबंधों को बेहतर बनाने के लिए किया गया था। सुरेश तेंदुलकर समिति या फिर डीटी लकड़वाला समिति ये और रंगराजन समिति ये गरीबी निवारण के लिए बनाया गया था। अगला प्रश्न है जैन धर्म से, कह रहा है कि अगला प्रश्न है जैन धर्म से, यानी कि यह है हिस्ट्री से प्रश्न। क्या है जैन मठों को क्या कहा जाता है?
तो जैन मठों को एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न है, इसे बासड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैन मठों को बासड़ी बासड़ी कहा जाता है। इसी तरह से अब यहाँ पे हम लोग जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ लेते हैं। हिस्ट्री का एक लेसन है जैन धर्म, उसके बारे में आप लोग को पढ़ना है। तो जैन धर्म के बारे में यहाँ पे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम के लिए आपके जरूरी है, आइए चलिए सीखते हैं। तो देखिए जैन धर्म की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे संस्थापक की बात आ जाती है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो देखिए यहाँ पे संस्थापक से संबंधित थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन क्या रहता है कि इसके संस्थापक कौन है। तो ऋषभ देव इसके संस्थापक हैं। ऋषभ देव का और अन्य नाम था आदिनाथ। इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, कभी कभी ऑप्शन में आदिनाथ ही मिलता है, तो इसी वजह से यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना जरूरी है। अगर आपसे पूछे कि संस्थापक थे ऋषभ देव और ये पहले तीर्थंकर भी थे, जैन धर्म में कुल तीर्थंकर की बात करें तो वो कितने हुए, पहले तीर्थंकर की बात कर लें तो भी ये आपके ऋषभ देव ही थे। अगर आपसे पूछे कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए, ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। और एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक पूछा जाता है, कौन है? जैन धर्म में वास्तविक संस्थापक के बारे में भी पूछा जाता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है। तो इसके संस्थापक हैं महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। और अगर आपसे पूछे कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे या फिर जैन धर्म के 24 नंबर के तीर्थंकर कौन थे, तो ये महावीर स्वामी ही थे। इतनी बातें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे, इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अगर केवल संस्थापक पूछे तो आप लोग ऋषभ देव का नाम बताएंगे, पहले तीर्थंकर पूछे तो ऋषभ देव। लेकिन अगर आपसे पूछे वास्तविक संस्थापक कौन थे, क्योंकि इनके कार्यकाल में जैन धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ, बहुत ज्यादा इनका जैन धर्म का विस्तार हुआ, तो इसी वजह से इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका रिवीजन करते हैं कि जैन मठों को क्या कहा जाता है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, बासड़ी कहा जाता है। जैन धर्म से हमने कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे देखे, जैसे जैन धर्म के संस्थापक की बात करें कौन थे, तो ऋषभ देव थे, जिनका अन्य नाम आदिनाथ भी था। और पहले तीर्थंकर भी ये जैन धर्म के रहे। और कुल तीर्थंकर जैन धर्म में 24 हुए हैं। हमने बताया कि अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें तो महावीर स्वामी हैं, और अंतिम तीर्थंकर की बात करें तो ये महावीर स्वामी ही हैं, और 24वें तीर्थंकर की बात करें तो भी ये महावीर स्वामी ही है। ठीक, इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। तो इसका इम्पोर्टेंट अगला प्रश्न फिर इम्पोर्टेंट आ गया कंप्यूटर से संबंधित। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए आपके जीएस के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी का आप लोग को रिवीजन करने को मिल जाएगा। देखिए डिजिटल छवियों में के संदर्भ में डीपीआई का पूर्ण रूप क्या है, और ये एग्जाम में पूछा गया भी प्रश्न है। ठीक, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न डीपीआई का पूर्ण रूप क्या है, तो इसको कहते हैं बिंदु प्रति इंच। क्या कहते हैं इसको? बिंदु प्रति इंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बिंदु प्रति इंच। ये तो हो गया हिंदी में, ऑप्शन में हिंदी में था तो हमने आपको हिंदी में बताया। इसको बिंदु प्रति इंच कहते हैं। डीपीआई का फुल फॉर्म कर लें तो डी फॉर हो जाएगा डॉट्स पर इंच, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे और ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। डॉट्स पर इंच इसका फुल फॉर्म है। ये इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो देखिए इसका जो उपयोग है ये प्रिंटर वगैरह में किया जाता है। प्रिंटर में उपयोग किया जाता है, या फिर अन्य किसी हार्डवेयर मशीन में किया जाता है जो प्रिंटिंग के काम आता है। ये बातें आप लोग को याद रखना है, प्रिंटर और हार्डवेयर में इसका उपयोग किया जाता है। और ये क्या होता है डीपीआई, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए आप लोग अगर फोटो बनवाने गए होंगे या फिर फोटो कॉपी करवाने, तो यहाँ पे देखिए डीपीआई का वहाँ पे बहुत महत्व होता है। डीपीआई का मतलब होता है कि 1 इंच में जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे आपकी जो फोटो की क्वालिटी है उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। तो इसी वजह से ये प्रिंटर वगैरह में उपयोग किया जाता है। ठीक, एक चीज़ और है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, पीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये देखिए पीपीआई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे डीपीआई एग्जाम में पूछा गया वैसे ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है पिक्सल पर इंच। इसका फुल फॉर्म क्या होता है?
पिक्सल पर इंच। लेकिन आप लोग सोचेंगे पिक्सल पर इंच इसका उपयोग कहाँ पे होता है? देखिए जब उपयोग आप लोग देखेंगे तब ये चीज़ें क्लियर हो जाएँगी कि ये कहाँ पे इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग डिजिटल डिजिटल स्क्रीन पे होता है। कहाँ पे? डिजिटल स्क्रीन पे इसका उपयोग होता है। अब क्या है ये? आइए समझते हैं। देखिए जैसे आपका कंप्यूटर हो गया या फिर लैपटॉप हो गया या फिर कोई भी स्क्रीन हो गया डिजिटल स्क्रीन, उसमें पीपीआई देखी जाती है, यानी कि 1 इंच में कितने ज़्यादा पिक्सल हैं, 1 इंच में कितने ज़्यादा पिक्सल हैं उस और जितने ज़्यादा पिक्सल होगा आपकी क्वालिटी, फ़ोन की क्वालिटी, आपकी स्क्रीन की क्वालिटी उतनी ज़्यादा ही अच्छी होगी। तो ये बातें आप लोग को याद रखना है। और आप लोग को 2 चीज़ें और यहाँ पे याद रखना है, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एक तो आपका एलसीडी का फुल फॉर्म पूछता है आपके एग्ज़ाम में और एक एलईडी का फुल फॉर्म बहुत पूछता है एग्ज़ाम में, ठीक? तो इन दोनों के फुल फॉर्म के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। एलसीडी का पूछेगा तो ये होता है लिक्विड लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। और एलईडी का फुल फॉर्म भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। क्या होता है? इमिटिंग लाइट इमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक? ये आप लोग को एडिशनल तौर पे 2 चीज़ें और याद रखनी है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि डिजिटल छवियों के संदर्भ में डीपीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो डॉट्स पर इंच, यानी कि बिंदु प्रति इंच होता है, यानी कि 1 इंच में जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे उतनी ज़्यादा आपकी फ़ोटो की क्वालिटी बेस्ट होगी। और पीपीआई भी हमने बताया पिक्सल पर इंच, यानी कि 1 इंच में जितने ही अधिक पिक्सल होंगे, अधिक से अधिक, उतनी ही ज़्यादा आपकी स्क्रीन की क्वालिटी अच्छी होगी। उपयोग ये डिजिटल स्क्रीन पे किया जाता है, जैसे आपका कंप्यूटर का स्क्रीन और फ़ोन का स्क्रीन और टीवी वगैरह का स्क्रीन हो गया, इन सभी जगहों पे उपयोग किया जाता है। ठीक, एलसीडी का फुल फॉर्म मैंने बताया लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी का फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड होता है, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है पुस्तक से संबंधित, ये भी इम्पोर्टेंट है। स्टैटिक जीके में एक प्रश्न तो पुस्तक से ज़रूर पूछे जाते हैं, या फिर वो पुराने पुस्तक हो सकते हैं या फिर नए पुस्तक हो सकते हैं या फिर किसी सब्जेक्ट से संबंधित पुस्तक हो सकते हैं। तो हार्ट लैम्प पुस्तक की जो लेखक हैं उनका नाम है बानू मुश्ताक। क्या है उनका नाम? उनका नाम है बानू मुश्ताक। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इनके लेखक कौन है? बानू मुश्ताक हैं। और मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इसको भी मिल चुका है, इस पुस्तक को। कब मिला था ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इसे मिल चुका है 2026 में। अरे 2026 में इसको मिल चुका है। और इस प्रश्न से हम लोग पुस्तकों के बारे में पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। देखिए पुस्तक के बारे में आप लोग को क्या यहाँ पे याद रखना है, कौन-कौन सी पुस्तकें जो अभी हाल ही में प्रकाशित हुई हैं। जैसे आपको पूछ ले करुणा पुस्तक किसकी है? करुणा पुस्तक किसकी? या फिर दिया सलाई। दिया सलाई बहुत ही बढ़िया नाम है, दिया सलाई। ये किसकी ये किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है आपकी कैलाश सत्यार्थी की। किसकी पुस्तक है? कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को तो आप लोग जानते ही होंगे, कैलाश सत्यार्थी को, जिनको शांति का नोबेल मिला था मलाला यूसुफजई के साथ में। और एक बहुत ही फेमस पुस्तक है इस समय की, ऑपरेशन ऑपरेशन सिंदूर। ये पुस्तक के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑपरेशन ऑपरेशन सिंदूर ये किसकी पुस्तक है? तो ये केजीएस ढिल्लो की पुस्तक है। केजीएस केजीएस ढिल्लो की पुस्तक है। ये भी बातें आप लोग को याद रखना है। इसके लेखक हैं केजीएस ढिल्लो। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। एक पुस्तक महात्मा महात्मा नामक एक पुस्तक है, महात्मा ए ग्रेट कम्युनिकेटर। ये पुस्तक भी प्रकाशित हुआ है अभी हाल ही में। इसके लेखक हैं धीरज काकड़िया। कौन है? धीरज काकड़िया इसके लेखक हैं। ठीक, इतनी बातें यहाँ पे पुस्तकों से संबंधित आप लोग याद रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि 2025 में प्रकाशित हार्ट लैम्प पुस्तक किसकी है? तो हमने बताया ये बानू मुश्ताक की है। इस पुस्तक के लिए इन्हें मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है 2026 में। करुणा पुस्तक पूछे तो ये आपके और दिया सलाई ये कैलाश सत्यार्थी की है। ऑपरेशन सिंदूर केजीएस ढिल्लो की है। महात्मा
एक ग्रेट कम्युनिकेटर पुस्तक धीरज काकड़िया की है, ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो अब यहाँ पे इस प्रश्न से हम लोग देखिए स्टैटिक से ये प्रश्न है और एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न से हम लोग राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेंगे। जैसे देखिए नागरहोल तो कहाँ पे है? कर्नाटक में, ठीक, कर्नाटक में। ये सभी जो प्रश्न होते हैं लगातार रिपीट करके किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो इसी तरह से देखिए अगर आपसे पूछे कि भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? भीतरकनिका, या फिर आपसे पूछ ले कि सिमलीपाल, या फिर आपसे पूछ ले कि सिमलीपाल नेशनल पार्क ये कहाँ पे स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे? उड़ीसा में स्थित है। ये बातें आप लोग को याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, या फिर इसे केबुल लामजाओ भी कहते हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे केबुल लामजाओ नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जो कि आपके मणिपुर राज्य में स्थित है। कहाँ पे? मणिपुर राज्य में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि मुदुमलाई नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो मुदुमलाई नेशनल पार्क ये आपके कहाँ पे है? मुदुमलाई ये तमिलनाडु में है। ठीक, ये भी बातें आप लोग को याद रखना है। तमिलनाडु में एक और नेशनल पार्क आपसे पूछ ले, अगर दुधवा नेशनल पार्क पूछ ले, ये कहाँ पे है? दुधवा नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? तो ये अपने उत्तर प्रदेश राज्य में है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश राज्य में है। इतनी बातें आप लोग को याद रखना है। आगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिला है, वहाँ पे वहाँ पे आप लोग जाके। हमारा अगला प्रश्न है साइंस से। क्या कह रहा है कि किसका मुख्य काम आवेशित कणों को बहुत उच्च गति और ऊर्जा पर त्वरित करना है? तो ये काम होता है साइक्लोट्रॉन का। किसका काम होता है? साइक्लोट्रॉन का। अब आप लोग कहेंगे ये कौन सी बला है? तो देखिए ये एक वैज्ञानिक डिवाइस है और जिसके बारे में आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो हमने सोचा कि इसे जरूर बताया जाए आप लोगों को, ताकि आप लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो कि ऐसी कुछ मतलब डिवाइस होती हैं। तो देखिए इसका रिवीजन करेंगे कि किसका मुख्य काम है आवेशित कणों को बहुत उच्च गति और ऊर्जा पर त्वरित करना? तो वो साइक्लोट्रॉन का काम है। अगर आपके एग्जाम में पूछे फिर से तो आप लोग इसका जवाब दे पाएंगे। और भी कुछ डिवाइस हैं हमारे पास, जैसे कंपास, इसे सभी लोग जानते हैं। फोन में कंपास होता है, तो ये इसका उपयोग नेविगेशन के लिए यानी कि दिशा को जांच करने के लिए किया जाता है, नेविगेशन के लिए। जैसे इस पे लिखा भी होता है, ऐसे बना भी होता है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। इसमें यहाँ पे एक एरो भी रहता है, इस तरह का होता है, वो कंपास होता है और उसे दिशा की जांच करने के लिए किया जाता है। और एक डिवाइस के बारे में, कुछ डिवाइसों के बारे में जो एग्जाम में पूछी गई हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में अगर आपसे पूछे ये क्या होता है? इलेक्ट्रोस्कोप ये भी एक वैज्ञानिक डिवाइस ही है, इसे हम लोग तो यूज नहीं करेंगे। तो ये क्या काम करता है? विद्युत जो आवेश होते हैं उनकी उपस्थिति का जांच करता है। विद्युत आवेश की उपस्थिति क्या जांच करता है? ठीक, ये बातें आप लोग को ध्यान रखना। विद्युत आवेश की उपस्थिति का ये जांच करता है। ठीक, इससे जांच किया जाता है। और एक आध और डिवाइसों के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि एक्टिनोमीटर क्या होता है? एक्टिनोमीटर कौन सी बला है? तो ये क्या करता है? ये विकिरण की तीव्रता बताता है। क्या काम करता है? विकिरण की तीव्रता बताता है। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तीव्रता तो गलत हो गया, तो विकिरण की ये तीव्रता बताता है। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए रिवीजन करते हैं साइंस के बच्चे को। किसका मुख्य काम है आवेशित कणों को बहुत उच्च गति पर और ऊर्जा पर त्वरित करना? तो ये काम होता है साइक्लोट्रॉन का। इलेक्ट्रोस्कोप ये क्या काम करता है? तो ये विद्युत आवेश की उपस्थिति का जांच करता है।
और कंपास क्या काम करता है, तो इसका उपयोग हम लोग नेविगेशन के लिए करते हैं। और एक्टिनोमीटर का उपयोग विकिरण की तीव्रता की जांच करने के लिए किया जाता है। मीटर जहां पे लगा रहे तो उसका मतलब जांच करने के लिए ही किया जाता है उसका उपयोग। और डीआरडीओ का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया, तो देखिए डीआरडीओ का जो है इस समय अतिरिक्त प्रभार जो सौंपा गया है वो राजेश कुमार सिंह को सौंपा गया है। किसे सौंपा गया है? राजेश कुमार सिंह को डीआरडीओ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। और डीआरडीओ के बारे में हमारे एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। यूएनओ हो गया, डीआरडीओ हो गया, इन सभी के बारे में बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले तो इसका इसका स्थापना कब हुआ था आप लोग बताएंगे? तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुआ था। और डीआरडीओ दिवस हम लोग 1 जनवरी के दिन मनाते हैं। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पे है, तो दिल्ली में डीआरडीओ का मुख्यालय है। अगली बात करें डीआरडीओ के बारे में, इसके पहले हेड कौन थे? डीआरडीओ के पहले हेड कौन थे? तो वो थे आपके दौलत कोठारी। कौन थे? दौलत कोठारी डीआरडीओ के पहले हेड थे। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि डीआरडीओ का ध्येय ध्येय वाक्य क्या है, डीआरडीओ का ध्येय वाक्य क्या है, तो वलस्यम वलस्यम मूलम विज्ञानम इसका ध्येय वाक्य है। वलस्यम मूलम विज्ञानम इसका ध्येय वाक्य है। ठीक, ये भी बातें आप लोग को याद रखना है। अगर अगर आपसे पूछेगा कि ये किस विभाग में आता है, डीआरडीओ किस विभाग में आता है, तो आप सभी जानते हैं ये रक्षा विभाग में आता है। रक्षा या फिर रक्षा मंत्रालय के बारे में बात करें, ये रक्षा मंत्रालय पूछे तो इसका रक्षा मंत्रालय, विभाग पूछे तो रक्षा विभाग में आता है। ये रक्षा मंत्रालय का है। ठीक है, ये भी बातें आप लोग को याद रखना है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि डीआरडीओ का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया। हमने बताया राजेश कुमार सिंह को सौंपा गया। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 में हुई थी, हेडक्वार्टर दिल्ली में। पहले हेड कौन थे? दौलत कोठारी थे। ध्येय वाक्य इसका वलस्यम मूलम विज्ञानम है और ये रक्षा मंत्रालय में आता है। और स्वराज दल का यहाँ पे देखिए सही मिलान कीजिए, प्रश्न है। और इस तरह के भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं जिनका हमें मिलान करना होता है। और स्वराज दल का स्थापना आप सभी जानते हैं सीआर दास ने किया था। कई बार बताया गया 1923 में। वेद समाज की स्थापना किसने किया था? भूदान आंदोलन तो आप सभी जानते हैं विनोबा भावे हैं। वैज्ञानिक समिति ये सैयद अहमद खान ही है। और वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन है। तो इस तरह से आप लोग को करना होता है। ठीक, आप लोग इसे कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की थी? तो देखिए खालसा पंथ की जो स्थापना हुई थी वो खालसा पंथ की स्थापना 1699 में हुई थी। ठीक, और अब गुरु गोविंद सिंह के बारे में थोड़ी सी बातें पढ़ेंगे। सिख धर्म से संबंधित है ये प्रश्न। किस धर्म से? सिख धर्म से संबंधित है। आइए गुरु गोविंद सिंह के बारे में सबसे पहले जन्म इनका कब हुआ था? तो ये 1666 में इनका जन्म हुआ था। इजी है, 1699 1666, यहाँ से 2 प्रश्न पूछी जाती हैं। इसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे एक चीज और पूछा जाता है, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो वो पटना में हुआ था। कहाँ पे? पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, ये सिखों के अंतिम गुरु थे। अंतिम गुरु, कुल 10 गुरु थे। तो ये सिखों के 10वें गुरु थे। किस नंबर के? 10th गुरु थे। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। जन्म इनका पटना में हुआ था, ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि पाहुल व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? पाहुल पाहुल की शुरुआत भी किसने किया था? ये गुरु गोविंद सिंह ने ही शुरू किया था। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगला बात है कि एक और प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है, गुरुमुखी गुरुमुखी लिपि होती है सिखों की, इसके बारे में एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत अंगद देव ने किया था, जो कि सिखों के दूसरे गुरु थे, इन्होंने किया था। और अगर आपसे पूछे कि आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था? आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था? ये सिखों के 5वें अर्जुन देव ने किया था।
जो कि सिखों के 5वें नंबर के गुरु थे, इनके बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। किसने किया था? अर्जुन देव ने किया था। तो इसका रिवीजन करते हैं, आइए चलिए। महत्वपूर्ण प्रश्न था कि सिख गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की थी? हमने बताया 1699 में। इनका जन्म कब हुआ था? 1699 में पटना में हुआ था। और बात करते हैं पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने किया था। सिखों के अंतिम गुरु पूछे, गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु पूछे, गुरु गोविंद सिंह ने ही गुरु गोविंद सिंह है। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत अंगद देव ने किया था। आदि ग्रंथ की रचना ये अर्जुन देव ने किया था। ये भी बातें आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन कौन सा है? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन है वो अमेजन बेसिन है। अमेजन बेसिन जो है ये अमेजन नदी का बेसिन है। जल ग्रहण बेसिन का मतलब होता है कि नदियां कितने क्षेत्र से जहां जहां से अपना पानी ग्रहण करती हैं उन्हें जल निकासी बेसिन कहते हैं या फिर जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पे अमेजन नदी के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। अमेजन नदी, ठीक। अगर आपसे पूछे अमेजन नदी की बात करें तो ये अगर आपसे पूछे कि ये बहती कहाँ पे है अमेजन नदी, सबसे पहले तो यही आप लोग ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड जियोग्राफी का प्रश्न है तो वहाँ पे आप लोग महाद्वीप के बारे में भी याद रखेंगे। किस महाद्वीप में, तो किस महाद्वीप में बहती है? तो ये दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ पे? दक्षिणी अमेरिका में। और एक चीज और यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक कहाँ पे बहती है ये नदी? तो सर्वाधिक की बात करें तो वो दक्षिण अफ्रीका का एक देश है जिसका नाम है ब्राजील, वहां पे बहती है सर्वाधिक। और अगली बात करें अमेजन नदी की बात करें कि तो ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। दुनिया की अगर आपसे पूछे कि बड़ी नदी कौन है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो यही अमेजन है। अगर आपसे पूछे कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे एक प्रश्न यहाँ पे अलग हो जाएगा। अगर लंबी की बात कर लेता है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये इसका जवाब हो जाएगा नील नदी। और नील नदी जो है ये वहां पे नहीं है, किस महाद्वीप में है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। अफ्रीका महाद्वीप में ये बहती है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये अमेजन की बात करें तो ये सबसे पहले उद्गम कहाँ पे होती है? उद्गम कहाँ पे होती है तो इसके बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका उद्गम एंडीज पर्वत से होता है। कहाँ पे? एंडीज पर्वत से इसका उद्गम होता है। और अगली बात कर लेते हैं, एंडीज पर्वत से मुहाना ये कहाँ पे बनाता है? मुहाना कहाँ पे बनाता है? तो अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में जो कि एस आकृति का है, यहाँ पे ये अपना मुहाना बनाता है। तो इतनी बातें यहाँ से याद रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न था कि दुनिया का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन कौन सा है? अमेजन बेसिन है। ये दुनिया का सबसे बड़ी नदी है। और अमेजन नदी की बात करें बहती है तो ये दक्षिणी अमेरिका में। और सर्वाधिक किस देश में बहती है? तो ब्राजील बताएंगे। और दुनिया की सबसे बड़ी नदी है ये। अगर दुनिया की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो नील नदी जो कि अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। और अमेजन के बारे में हमने बताया उद्गम होती है एंडीज पर्वत से। और मुहाना ये आपका अटलांटिक महासागर में बनाती है। ठीक है। और अगला प्रश्न है कि कौन एक प्रसिद्ध कथक नर्तक है? तो इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन एक प्रसिद्ध कथक नर्तक है। आइए इस प्रश्न में हम लोग कथक के बारे में, वैसे यहाँ पे बिरजू महाराज ऑप्शन में थे। बिरजू महाराज, तो बिरजू महाराज के बारे में आप सभी जानते हैं, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। और कथक के लिए बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम में और बच्चों को बहुत बार नंबर दिलवाए हैं। जिनको पता रहेगा उनको मिलेगा। कथक की बात करें तो सबसे पहले यही एग्जाम के लिए कंफ्यूजन होता है, कभी कभी ऑप्शन में उत्तर भारत दे देता है, उत्तर भारत। और कभी कभी आपको ऑप्शन में मिलेगा उत्तर प्रदेश। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। तो ये कहाँ से संबंधित थे? तो आप लोग ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित, सॉरी, तो कथक कहाँ से संबंधित है? तो ऑप्शन में कुछ भी मिले, या फिर उत्तर भारत मिले या फिर उत्तर प्रदेश मिले, तो यहाँ पे ये दोनों जगह से संबंधित है। और अगर आपसे पूछे कि आपसे पूछेगा
कि ये कथक के घराने के बारे में, कितना घराना है कथक का, तो यहाँ पे घराना की बात करें तो 3 घराना आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो ये जयपुर घराना याद रखेंगे, जयपुर घराना, और एक लखनऊ घराना, कथक का लखनऊ, जयपुर घराना, लखनऊ घराना, और एक आपको याद रखना है बनारस घराना, बनारस बनारस घराना। तो इन तीनों घराने, ये 3 कथक के घराने हैं, और लखनऊ घराना, जयपुर घराना और बनारस घराने के बारे में बात कर लें थोड़ा सा। तो देखिए, लखनऊ घराना से आप लोग को याद रखना है बिरजू महाराज को, बिरजू महाराज को, लच्छू महाराज के बारे में पूछा जाता है, और शंभू महाराज। ये सभी लखनऊ घराने से हैं और बिरजू महाराज के घर के ही हैं। तो इन तीनों का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे शंभू महाराज के बारे में, इन तीनों का नाम, जो कि कथक के ही फेमस कलाकार हैं। और बनारस घराने से एक नाम याद रखेंगे जिनका नाम है सितारा देवी। क्या नाम है? सितारा देवी। इन्हें कथक की सम्राज्ञी बोला जाता है, और ये भी बात एग्जाम में पूछी गई है, कथक की सम्राज्ञी बोला जाता है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक, आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे पूछे कि मुगल परंपरा से कौन सा, मुगल परंपरा से संबंधित कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, ये भी बातें एग्जाम में पूछी जाती है। तो अगर आपसे पूछे कि मुगल परंपरा से प्रभावित शास्त्रीय नृत्य, तो आप सभी जानते हैं ये कौन सा है, कथक ही है, जो मुगल परंपरा से संबंधित है। ठीक, तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो सब चीजें यहाँ से याद रखेंगे। चलिए, यहाँ पे कथक से संबंधित हमने महत्वपूर्ण प्रश्न बताया कि कौन एक प्रसिद्ध कथक नर्तक है, तो ये है आपके उत्तर भारत, अरे सॉरी, बिरजू महाराज प्रसिद्ध कथक नर्तक हैं। कथक किस राज्य का है, तो उत्तर भारत या फिर उत्तर प्रदेश, आपको ऑप्शन में कोई एक मिलेगा, लगाएंगे आप लोग, सही रहेगा। और घराना कौन सा है, तो जयपुर घराना, लखनऊ, पहला जयपुर घराना, लखनऊ घराना, और तीसरा बनारस घराने के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। लखनऊ घराने से आप लोग को 3 नाम याद रखना है, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज। और बनारस घराने से सितारा देवी का नाम आप लोग याद रखना है, ये कथक की इन्हें सम्राज्ञी भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश ने शुरू किया, क्या जरूरत थी। तो ये भी वर्ल्ड जियोग्राफी में आप लोग को पढ़ना है, पढ़ने को मिलेगा। तो ये देखिए, तो वो कहाँ से मिला था, रूस से, रूस ने शुरू किया था तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र, क्या जरूरत थी इसकी। तो अब देखिए, परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करें तो देखिए, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। तो भारत का अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला संयंत्र, परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था, तो ये था आपका तारापुर संयंत्र। कौन सा था? तारापुर संयंत्र। और सबसे पहले बात ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसे बनाया, ये स्थित कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में। कब बनाया गया, तो 1969 में इसे बनाया गया। ठीक, ये बात है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और परमाणु ऊर्जा से संबंधित यहाँ पे एक प्रश्न और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि परमाणु ऊर्जा की जो सबसे बड़ी दुर्घटना आज तक हुई है वो किस देश में हुई है। तो परमाणु ऊर्जा से जो सबसे बड़ी दुर्घटना, देखिए, जो सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है ना, वो सबसे ज्यादा नुकसानदायक भी होता है। तो ये हुआ था चेर्नोबिल में हुआ था। कहाँ पे? चेर्नोबिल नामक जगह पे हुआ था। आप सभी जानते हैं जब रसिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा था तो ये चीजें बहुत ज्यादा, चेर्नोबिल जो स्टील तारा जो संयंत्र था ये बहुत ज्यादा फेमस था जब यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा था। तो ये यूक्रेन में स्थित है। कहाँ पे? यूक्रेन में स्थित है। ये भी बातें आप लोग को याद रखना है। चलिए, इसका रिवीजन करते हैं कि दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र किस देश ने शुरू किया, तो ये रूस ने शुरू किया। भारत अपना पहला संयंत्र कब शुरू किया? तारापुर संयंत्र, ये महाराष्ट्र में 1969 में शुरू किया। और परमाणु ऊर्जा संयंत्र की जो आज तक की सबसे बड़ी दुर्घटना है वो है चेर्नोबिल, जो कि यूक्रेन में स्थित ऊर्जा संयंत्र था।
और ये घटना 1986 में हुई थी। ये भी बातें ध्यान रखना, इसमें हजारों लोगों की जान गई थी। तो संयुक्त संविधान में लोकायुक्त का क्या अर्थ है? तो देखिए इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लोकायुक्त पूछे या फिर लोकपाल पूछे, इन दोनों के बारे में आप लोग को ध्यान रखना है। तो ये क्या काम करता है? ये राज्य स्तर पर जो भ्रष्टाचार होते हैं उनके विरोध के लिए ये बनाया जाता है। राज्य स्तर पर भ्रष्टा भ्रष्टाचार को क्या करना? भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण होता है, भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लोकायुक्त कहते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि केंद्र अस ओह नो केंद्र स्तर पर जो भ्रष्टाचार विरोधी कोई भ्रष्टाचार विरोधी कोई प्राधिकरण है कि नहीं? तो जरूर है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं लोकपाल। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लोकपाल कहते हैं। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। पॉलिटी से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये सभी यहाँ पे जो प्रश्न बताए जा रहे हैं इनके पूछे जाने की संभावनाएं प्रबल हैं। तो लोकायुक्त की बात कर लें या फिर लोकपाल की बात कर लें। लोकपाल के राज्य वाले लोकायुक्त की बात कर लें या फिर केंद्र वाले लोकपाल की बात कर लें, तो इसका जो है उसको क्या बोलते हैं? लोकायुक्त और लोकपाल की बात कर लें तो ये एक्ट कब आया था यार? एक्ट की बात पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये 2013 में इसका एक्ट आया था। कब आया था इसका एक्ट? 2013 में। ये भी बातें इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका रिवीजन कर लेते हैं कि संविधान में लोकायुक्त का क्या अर्थ है। तो ये राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण है और केंद्र स्तर पर भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण जो होता है उसे लोकपाल कहते हैं। और लोकायुक्त एंड लोकपाल एक्ट कब आता है? 2013 में आता है। ठीक। अगला प्रश्न है कि किसने राष्ट्रीय गीत की रचना की थी? तो ये सभी प्रश्न अभी भी पूछे जाते हैं। तो बंकिम चंद्र चटर्जी का आप लोग नाम याद रखेंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी का आप लोग नाम याद रखेंगे। इन्होंने हमारा राष्ट्रीय गीत दिया। क्या है राष्ट्रीय गीत? जनगण मन है? बताइए कमेंट करके बताइए कौन सा है राष्ट्रीय गीत। तो सबसे पहले ये लिया कहाँ से गया है? तो अगर आपसे पूछे कि लिया कहाँ से गया है तो वो है लिया गया है ये इनकी एक रचना थी बंकिम चंद्र चटर्जी की, जिनका नाम है आनंद मठ। आनंद मठ, इस जगह से इसको लिया गया है, आनंद मठ से। अगली बात कर लेते हैं कि लिया गया आनंद मठ से है और इसको अपनाया कब गया हमारे संविधान के द्वारा? ये भी बात एग्जाम में पूछी जाती है। अपनाया गया था ये 24 जनवरी 1950 को। तो ये डेट आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रथम गायन कब हुआ था? अगली बात ये एग्जाम में पूछी जाती है, प्रथम गायन कब हुआ था? तो ये कोलकाता अधिवेशन में इसको पहली बार गाया गया था। कहाँ पे गाया गया था? कोलकाता अधिवेशन में। और गाया किसने था? तो राष्ट्रीय गान के रचयिता जो है आपके रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने गाया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। और कब गाया गया था? तो ये डेट आप लोग ध्यान रखेंगे, 1896 में इसे गाया गया था प्रथम गायन। अगर आपसे पूछे कि इसको गाने में समय कितना लगता है तो गायन अवधि, क्योंकि ये भी बात एग्जाम में तो पूछी जाती है कब कितना लगता है, तो 65 सेकंड इसको गाने में समय लगता है। तो चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न था कि किसने राष्ट्रीय गीत की रचना की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। और राष्ट्रीय गीत है हमारा, आप लोग बताएंगे। और लिया कहाँ से गया? आनंद मठ से लिया गया, अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। और प्रथम गायन ये कोलकाता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे गाया था 1986 में। 1896 में गायन अवधि इसकी है 65 सेकंड। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। कौन स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज संस्था के सह संस्थापक थे? ओह, तो ये प्रश्न है। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न है। मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा
इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसकी स्थापना किया था चित्तरंजन दास ने। किसने? चित्तरंजन दास ने किया था। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास साथ में मिले तब जाकर के अपना स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1923 को हुआ था। ठीक, यही बात हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। और इसकी स्थापना के बारे में इतना ही नहीं पूछा जाता है इसकी स्थापना कहाँ पे हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। ठीक, इलाहाबाद में हुआ था। और एक चीज और पूछा जाता है कि इस समय कार्यकाल किसका था? तो इस समय रीडिंग का कार्यकाल था। किसका कार्यकाल था? रीडिंग का, लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल था। ठीक, इसी तरह से भारत में और भी पार्टियां थी, जैसे गदर पार्टी की बात कर लें। गदर पार्टी जो कि भारत पार्टी जो कि क्या करती थी? गदर मचाती थी। 1913 में इसकी स्थापना हुई थी और लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना किया था। किसने? लाला हरदयाल ने हरदयाल ने इसकी स्थापना किया था। और कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया और बच्चे गलत भी करते हैं। इसकी हेडक्वार्टर जो है सैन फ्रांसिस्को में है। सैन फ्रांसिस्को में। ठीक, कैसे लिखा जाएगा यार, तुम लोग देख लेना भाई इसको। सैन फ्रांसिस्को में। लाओ अच्छा से लिख देते हैं। नहीं तो आप लोग कहेंगे कैसा टीचर है। इसका जो हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को में है। ठीक है ना? सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे है? अमेरिका में। ठीक ना? ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी तरह से एक संस्था था फॉरवर्ड, यहाँ पे नहीं लिखेंगे अब। इसी तरह से एक संस्था था फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक, ये संस्था के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना कई बार पूछी गई। 1939 में अपने सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले अंटार्कटिका अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि भारत के पहले अंटार्कटिक अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो ये नेतृत्व करने वाले हैं एस.जे. कासिम। कौन नेतृत्व किया था इसका? एस.जे. कासिम ने इसका नेतृत्व किया था। और अंटार्कटिका अभियान के बारे में बात करें, ये कब हुआ था? तो ये 1981-82 में इसका नेतृत्व किए थे। 1981-82 में ये अभियान हुआ था। और अगर आपसे पूछे कि अंटार्कटिका पर हमारा पहला शोध केंद्र कब स्थापित हुआ? पहला अंटार्कटिका पे अपना पहला शोध केंद्र को कब स्थापित किया गया? तो ये 1983 में इसको स्थापित किया गया। कब किया गया था? जिसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। क्या नाम था इसका? दक्षिण गंगोत्री। इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। दक्षिण गंगोत्री इसको शुरू किया गया था 1983 में। अगली बात है ये वर्तमान समय में क्या हो गई है? निष्क्रिय हो गई है, यानी कि ये वर्तमान समय में कार्य नहीं कर रही है। ये हमारा शोध केंद्र था। ठीक है, इसके अलावा भी दूसरा हमारा शोध केंद्र बन चुका है जिसका नाम है मैत्री। इसके अलावा हमारा तीसरा भी शोध केंद्र बन चुका है जिसका नाम है भारती। और भारती वाले के बारे में एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2012 आप लोग याद रखेंगे इसकी स्थापना हुई थी। ये चीजें आप लोग को याद रखना है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। अंटार्कटिका के बारे में बात करें, अगर खोज की बात करें, देखिए यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। अंटार्कटिका की बात करें कि इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज किए थे जेम्स कुक ने। किसने खोज किया था इसका? जेम्स कुक ने। बहुत सिंपल है, एग्जाम में पूछा भी गया है। जेम्स कुक ने इसकी खोज की थी। अगर आपसे पूछे कि अंटार्कटिका की ऊंची चोटी, ये भी बहुत बार पूछी जाती है कि अंटार्कटिका की ऊंची चोटी क्या है, तो विंसन मैसिफ आप लोग ध्यान रखेंगे। विंसन मैसिफ इसका नाम है। ठीक, इतनी बातें आप लोग को यहाँ से याद रखना है। चलिए रिवीजन कर लेते हैं कि भारत के पहले अंटार्कटिका अभियान का नेतृत्व किसने किया था? एस.जे. कासिम ने 1981-82 में किया था। भारत का पहला शोध केंद्र यहाँ पे बनाया गया जिसका नाम था दक्षिण गंगोत्री, 1983 में बनाया गया। और ये वर्तमान समय में क्या हो गया? निष्क्रिय हो गया, यानी कि ये काम नहीं कर रहा है। इसके अलावा मैत्री भी है हमारी शोध केंद्र अंटार्कटिक में। और भारती भी है जिसे 2012 में बनाया गया है। अंटार्कटिका की खोज किसने किया था? जेम्स कुक ने किया था। ऊंची चोटी इसका विंसन मैसिफ है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत का परमाणु ईंधन संकुल कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे?
ब्लैक से लिखेंगे। ये कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। अब आप लोग कहेंगे ये क्या होता है परमाणु ईंधन संकुल? तो देखिए जो परमाणु ईंधन होते हैं जैसे यूरेनियम वगैरह होते हैं वो जब खदानों से खोद करके निकाला जाता है तो उसको तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है। इसको ले आते हैं लैब वगैरह में, इसको शोध मतलब इसको बनाते हैं, विस्फोट कराने लायक बनाते हैं या फिर इसको उपयोग करने लायक बनाते हैं, छोटी-छोटी गोलियों का बंडल बनाते हैं। वो चीज़ें कहाँ पे होती है? यूरेनियम वगैरह की, तो वो परमाणु ईंधन संकुल में होता है जो कि हैदराबाद में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में। आप लोग को ध्यान रखना है 1971 में। अगर आपसे पूछे कि परमाणु ईंधन संकुल का काम क्या है? तो इसका काम है कि ईंधन का निर्माण करना। क्या करना? ईंधन का निर्माण करना। परमाणु ईंधन का क्या करना? निर्माण करना। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। और यहाँ से एक चीज़ और आप लोग को ध्यान रखना है, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी अगर आपसे पूछ ले, स्टैच्यू स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो आप लोग जानते ही हैं। अगर आपसे पूछे कि स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कहाँ पे स्थित है तो ये हैदराबाद में ही स्थित है। कहाँ पे? हैदराबाद में स्थित है। दूसरी बात ये प्रतिमा किसकी है, मतलब किसकी मूर्ति है? तो ये मूर्ति है आपके संत रामानुजनाचार्य की। रामानुजन संत रामानुजन चार्य की पुस्तक है जो कि प्रतिमा है जिसके बारे में आप लोग को ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछी जाएगी। चल रही है इसका रिवीजन कर लेते हैं। क्या हो रहा है भाई? कि भारत का पहला परमाणु ईंधन संकुल कहाँ पे स्थित है? यह हैदराबाद में 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। ईंधन का निर्माण करना इसका कार्य होता है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के बारे में बात किया, यह हैदराबाद में स्थित है जो कि प्रतिमा है संत रामानुजनाचार्य की। अगला प्रश्न फिर इम्पोर्टेंट आ चुका है, मुगल से संबंधित प्रश्न है और हिस्ट्री से संबंधित है, मेडुअल हिस्ट्री से। क्या कह रहा है कि मुगल शासनकाल के दौरान मुस्लिम विषयों पे लगाए जाने वाले कर को क्या कहते हैं? तो इस कर को जजिया कर कहते थे। क्या कहते थे? जजिया कर कहते थे। और जजिया कर एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये एक धार्मिक कर था। कैसा कर था? जजिया के बारे में बात करें, एक धार्मिक कर था। इसके बारे में भी आप लोग को याद रखना है। बात कर लेते हैं जजिया कर की, तो ये शुरुआत सबसे पहले इसकी शुरुआत के बारे में भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने इसकी शुरुआत की थी। मोहम्मद बिन कासिम, आप सभी जानते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम भारत का एक आक्रमणकारी था जो कि 712 में भारत पर अटैक किया था, तभी इसने शुरुआत भी किया था। जजिया कर को समाप्त करने वाला कौन सा मुगल शासक था? ये भी बात एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको अकबर ने समाप्त कर दिया था अपने शासनकाल के दौरान 1664 में, 1564 में इसको समाप्त किया था। अकबर तो 1500 में था, 1564 में इसे समाप्त कर दिया था। अब मुगल में कुछ अच्छे शासक भी हुए हैं, कुछ क्रूर शासक भी हुए हैं। तो इसको पूछा जाता है कि जजिया कर को दोबारा शुरू करने वाला कौन सा मुगल शासक था? तो कौन शुरू कर सकता है? तो ये औरंगजेब ने किया था। किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। ठीक है, इसकी जो शुरुआत है 1679 में इनने फिर से कर दिया था। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग को याद रखना है। चलिए रिवीजन कर लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न था हिस्ट्री का, मुगल शासनकाल के दौरान गैर मुस्लिम विषयों पर लगाए जाने वाले कर को क्या कहते थे? इसको जजिया कर कहते थे। ये एक धार्मिक कर था जो गैर मुस्लिम लोगों से लिया जाता था। शुरुआत इसका मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में किया था, समाप्त फिर इसको अकबर ने 1564 में कर दिया था। दोबारा शुरू औरंगजेब ने किया था, 1697 में। अगला प्रश्न है कि कौन हृदय से गुर्दे तक रक्त पहुंचाता है? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन हृदय से गुर्दे तक रक्त पहुंचाता है? साइंस का यहाँ से प्रश्न कौन कौन सी चीजें पूछी जाती है, आइए चलिए एकदम कॉन्शियस होके देखिए। तो ये हृदय से गुर्दे तक रक्त पहुंचाना, हृदय से गुर्दे तक कोई बात नहीं है। हृदय से गुर्दे की बात करें या फिर हृदय से शरीर में रक्त पहुंचाने की बात करें तो वो करता है आपकी धमनी। कौन करता है? धमनी करती है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आइए चलिए धमनी और सीरा के बारे में
देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर धमनी की बात करें या फिर शिरा की बात करें, तो देखिए धमनी की बात करें तो ये क्या काम करती है, ये हृदय से कहाँ पे रक्त ले जाती है, ये हृदय से रक्त ले जाती है शरीर में। कहाँ पे रक्त ले जाती है, शरीर की ओर रक्त ले जाती है, शरीर की ओर रक्त ले जाती है। और शिरा क्या काम करती है, ये शरीर से रक्त ले जाती है हृदय की ओर। किसकी ओर, हृदय की ओर रक्त ले जाती है। और यहाँ पे एक चीज और याद रखना है, धमनी में हमेशा कहाँ से जा रहा है, हृदय से शरीर में जा रहा है ना, तो अगर हृदय से शरीर में जाएगा तो प्योरीफाइड होके जाएगा, यानी कि ये कौन सी रक्त ले जाती है, शुद्ध रक्त ले जाती है। और अगर शरीर से, यहाँ पे शिरा क्या काम करता है, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाता है। हृदय की ओर रक्त कौन क्या ले जाता है, तो ये यहाँ पे ये कौन सा रक्त ले जाता है, अनप्योरीफाइड, यानी कि अशुद्ध रक्त ले जाता है। कौन सी रक्त ले जाता है, अशुद्ध रक्त ले जाता है। ये भी बातें एग्जाम में पूछी जाती है। अपवाद स्वरूप आप लोग को याद रखना, फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा का नाम याद रखना है, के बारे में याद रखना है। अपवाद है ये दो, और एक को कहते हैं फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस शिरा और फुफ्फुस धमनी की बात करें तो फुफ्फुस शिरा जो है और फुफ्फुस धमनी, तो ये क्या काम करता है, फुफ्फुस शिरा ये शुद्ध रक्त ले जाता है। कैसा रक्त ले जाता है, शुद्ध रक्त ले जाता है। और फुफ्फुस धमनी की बात करें, ये चेंज हो जाता है, अशुद्ध रक्त ले जाता है। कौन सा रक्त ले जाता है, अशुद्ध रक्त। तो ये भी बातें यहाँ पे आप लोग को याद रखना है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि कौन हृदय से गुर्दे तक रक्त पहुंचाता है। ये काम करता है धमनी। हमने बताया धमनी क्या काम करता है, हृदय से रक्त ले जाता है शरीर की ओर या फिर गुर्दे की ओर। आप लोग ध्यान रखेंगे, ये शुद्ध रक्त ले जाता है। शिरा क्या काम करता है, ये शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाता है, ये अशुद्ध रक्त ले जाता है। फुफ्फुस शिरा की बात करें तो ये हमेशा शुद्ध रक्त ले जाता है, और फुफ्फुस धमनी की बात करें तो ये अशुद्ध रक्त ले जाता है। ठीक, इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। नाभिकीय संलयन के लिए आवश्यक तापमान कितना होना चाहिए, तो ये लगभग एग्जाम में पूछा गया है। लगभग का सिंबल ये होता है, लगभग 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान होना चाहिए। सॉरी, 100 मिलियन केल्विन, 100 मिलियन केल्विन इसका तापमान होना चाहिए। किसके लिए, नाभिकीय संलयन के लिए। अब आपसे पूछते हैं कि अब आप लोग से पूछते हैं कि नाभिकीय संलयन क्या है। तो जब 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 नाभिकीय संलयन के बारे में बात कर लेते हैं, दो या दो से अधिक, आप लोग ध्यान रखेंगे ये एग्जाम में आपसे पूछा भी जा सकता है, दो या दो से अधिक छोटे मतलब हल्के नाभिक। कैसे नाभिक, हल्के हल्के नाभिक आपस में जुड़ते हैं ना, तो वहां से जो उसको जुड़ने से ऊर्जा मुक्त होती है। तो जब ये दो या दो से हल्के नाभिक आपस में संयोजन करते हैं या फिर मिलते हैं, तो उससे ऊर्जा मुक्त होती है अपार मात्रा में, बहुत अपार मात्रा में। तब उसे क्या कहते हैं, उसको नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। और जब दो या दो से अधिक भारी नाभिक क्या करते हैं, टूटते हैं ना, तो उसको कहते हैं नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। लेकिन नाभिकीय विखंडन से नाभिकीय संलयन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। जैसे अगर आपसे पूछे कि तारों में कौन सी अभिक्रिया होती है, या फिर सूर्य में पूछ ले कौन सी अभिक्रिया होती है, या फिर परमाणु या फिर हाइड्रोजन बम में पूछ ले कौन सी अभिक्रिया होती है, तो देखिए हाइड्रोजन बम, इन सभी में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। हाइड्रोजन बम बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है एज कंपेयर टू एटॉमिक बम। ठीक है, ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। नाभिकीय संलयन के लिए आवश्यक तापमान 100 मिलियन केल्विन होता है। तारों, सूर्य और हाइड्रोजन बम में ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक संयोजन करते हैं तो यहाँ पे नाभिकीय संलयन होता है। और नाभिकीय विखंडन की बात करें, जैसे आपका हो गया नाभिकीय विखंडन, जैसे हो गया आपका
परमाणु बम, परमाणु बम की बात करें या फिर परमाणु रिएक्टर की बात करें, परमाणु बम या फिर परमाणु रिएक्टर की बात करें तो यहाँ पर नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है। तो ये भी बातें आप लोग साथ में याद रखेंगे। चलिए आगे, जय हिंद। आज के क्लास में बस इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा, और आप लोग को क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपने अगले क्लास में।